हम लोगों ने ग्राफ डिस्कस कर लिए थे ड्यूअल नेचर में, और मेनली ड्यूअल नेचर के अंदर ग्राफ ही हैं। ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्राफ हम इससे एक बार देख लेते हैं जो बोर्ड में आ चुका है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये चार तरह का ग्राफ है। ये न्यू1 I1 के लिए है, ये न्यू2 I2 के लिए है, ये न्यू3 I3 के लिए है और ये न्यू4 I4 के लिए है। हमें बताना है किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ये ग्राफ के बेस पे हमें बताना है। तो देखिए, इन दोनों में करंट सेम है। ये करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ है। ये करंट सेम है। करंट सेम का मतलब इंटेंसिटी सेम है। तो ये जो दो हैं, ये वाला और ये वाला, मतलब I1 और I3 की वैल्यू सेम है। ये जो ग्राफ है, ये एक तो I1 के लिए है और एक I3 के लिए है। I1 I3 की वैल्यू सेम है और I2 I4 की वैल्यू सेम है। ये जो ग्राफ है, ये I2 I4 के लिए है। इंटेंसिटी I2 और I4 की वैल्यू सेम है। और ये ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब I2 I4 की वैल्यू I1 I3 से ज़्यादा है। और अब बात करेंगे, ये यहाँ पर जो है, ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का मतलब वोल्टेज, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी उतनी ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज होगी। तो ये न्यू1 और ये न्यू2, तो न्यू1 और न्यू2 की वैल्यू सेम है और न्यू3 न्यू4 की वैल्यू सेम है। और न्यू3 न्यू4 ज़्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू3 न्यू4 ये ज़्यादा होगी। तो इस तरह का ग्राफ के बेस पे आपसे इस तरह की इंक्वायरी पूछ सकते हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। तो ये हमें ग्राफ के बेस पे आना चाहिए। देखिए, फोर्थ ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। इस तरफ फ्रीक्वेंसी है और इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल है। पोटेंशियल नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हम तभी बना सकते हैं जब हमें कोई रिलेशन पता हो। तो रिलेशन हमें पता है h न्यू इजिकल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। h न्यू इजिकल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर को EV नॉट लिखते हैं। तो यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट आ गया। ये हमारा y एक्सेस पे है, तो V नॉट इजिकल टू आ गया हमारा h न्यू माइनस h न्यू नॉट अपॉन E। अब ये y एक्सेस पे है, तो ये कुछ ग्राफ हो गया y इजिकल टू mx माइनस c टाइप का ग्राफ हो गया। y इजिकल टू mx माइनस c टाइप का ग्राफ हो गया। तो ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ इस तरह से होगा। जब आप यहाँ ये जो पॉइंट है ये न्यू एक्सेस पर है, न्यू एक्सेस पर, और न्यू एक्सेस पे V नॉट 0 करेंगे। y एक्सेस पे x 0 होता है, x एक्सेस पे y 0 होता है। तो न्यू एक्सेस पे V नॉट 0 होगा, V नॉट एक्सेस पे न्यू 0 होगा। तो न्यू एक्सेस पे V नॉट का अगर मैं 0 करूँगा तो यहाँ से हमारे पास न्यू इजिकल टू न्यू नॉट आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो न्यू इजिकल टू न्यू नॉट का पॉइंट आ जाएगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये जो ग्राफ होगा, ये यहाँ डॉटेड लाइन इसलिए है क्योंकि न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से अगर कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता ही नहीं है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता है। तो इसलिए जो ग्राफ आता है ये डॉटेड लाइन से आता है। और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब टेन थीटा, ये थीटा अगर है तो टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं। और स्लोप होता है x का मल्टीपल ये m स्लोप होता है। तो स्लोप यहाँ पर h अपॉन e स्लोप आएगा। तो ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो h अपॉन e आएगा। इसलिए अगर बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं, एक ग्राफ, दो ग्राफ, तो सारे ग्राफ का स्लोप h अपॉन e आता है। मतलब ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। जब भी ये ग्राफ बनेंगे, 2 या 3 ग्राफ अगर आएंगे, अलग अलग मेटल्स के लिए ग्राफ बनेंगे, तो ये ग्राफ हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। और ये जो एक्सेस है ये हमारी V नॉट एक्सेस है।
वी नॉट एक्सेस पे न्यू ज़ीरो कर देंगे, तो वी नॉट एक्सेस पे न्यू ज़ीरो कर देंगे, और न्यू ज़ीरो कर देंगे तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सेस। तो ये सी की वैल्यू इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सेस माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई क्या आ जाएगा। मान लीजिए जो ग्राफ है ये आपको एक मेटल ए के लिए दे रखा है, एक मेटल बी के लिए दे रखा है। मेटल ए मेटल बी दो के लिए ग्राफ दे रखा है, और आपसे पूछा है किस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा एक्स एक्सेस पे है। तो इस मेटल बी की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। तो जो भी राइट हैंड साइड में ग्राफ होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर ग्राफ के बिहाफ पे आप पूछ ले कि किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो जो राइट हैंड साइड में होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ग्राफ की। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हम पार्टिकल नेचर से ही क्यों समझा सकते हैं, वेव नेचर से क्यों नहीं समझा सकते। तो जितने भी आपके पास में पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस बात को इंडिकेट करेंगे कि हम पार्टिकल नेचर से ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझा पाएंगे, वेव से नहीं समझा पाएंगे। जैसे अगर आपके पास वेव नेचर है मान लीजिए, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करनी चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब मान लो आपके पास में 1000 वाट का बल्ब है, 1000 वाट का बल्ब है, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी देगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इंटेंसिटी से बाहर निकलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, मतलब कलर पे डिपेंड करती है। हो सकता है 20 वाट का ही बल्ब हो और ब्लू कलर का हो, ब्लू कलर का है लेकिन 20 वाट का ही है, इंटेंसिटी कम है, तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, उसके वाटनेस पे डिपेंड नहीं कर रही कि वो केवल 20 वाट का है। सेकंड, इंटेंसिटी बढ़ाई हमने। अगर मान लीजिए कोई वेव आ रही है और हम वेव की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, ये हम मान के रखते हैं कि अगर वेव नेचर पे डिपेंड कर रही है तो अब इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि वेव नेचर के बेस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हम नहीं समझा सकते। एक चीज़ और है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपकी जो है फोटोन्स आए और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इनमें सिर्फ 10⁻⁹ सेकेंड का डिफरेंस रहता है। मतलब हार्डली ये फोटोन्स यहाँ पहुँचते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता। जैसे ही फोटोन ने अपनी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। अगर ये वेव नेचर पे होता तो वेव अपनी एनर्जी देता, उससे इलेक्ट्रॉन्स अपना एम्पलीट्यूड ज़्यादा करते, इस प्रोसेस में टाइम लगता और बाहर निकलने में कुछ वक्त लग जाता। लेकिन वक्त नहीं लग रहा। इस टाइम बहुत लैक ऑफ टाइम की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये पार्टिकल बेसिस पे हम समझा सकते हैं, वेव नेचर पे बेस पे नहीं समझा सकते। देखिए नेक्स्ट है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव नेचर। जितने भी मूव करने वाले पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, वो वेव नेचर भी शो करते हैं। पार्टिकल्स तो हैं ही हैं, वो वेव नेचर भी शो करते हैं। और इसका जो बिहाफ था, उसने बिहाफ बनाया था लाइट को, कि लाइट की एनर्जी होती है mc² और लाइट की एनर्जी होती है h इंटू न्यू। तो यहाँ से mc² = h न्यू और न्यू = c/λ। तो mc² = h, न्यू की जगह c/λ, क्योंकि c = न्यू इंटू लैम्डा होता है, स्पीड = फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, c से c कैंसिल। तो यहाँ से लैम्डा = आ गया h/m × c। ये
उसने कहा था कि जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं उसकी वेवलेंथ होती है लैम्बडा h/m/c, और पार्टिकल्स के केस में ये h/m/v हो जाएगी। पार्टिकल्स के केस में m/v हो जाएगी। पार्टिकल और लाइट के केस में अंतर ये है कि लाइट की एनर्जी को हम mc² लिखते हैं और पार्टिकल की एनर्जी को ½ mv² लिखते हैं। तो यहाँ से हम h/mv को p मोमेंटम लिख सकते हैं, और मोमेंटम को हम √2m लिख सकते हैं। मोमेंटम जो होता है दैट इज √2m, क्योंकि E इक्वल्स टू होता है mc², ½ mv², m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, m² v² को p² लिख दिया, p²/2m आ गया, तो p² इजिकल टू 2m ही हो गया, तो p इजिकल टू √2m ही हो गया। अब यहाँ पर जो एनर्जी होती है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी, एक अनचार्ज पार्टिकल की एनर्जी। तो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को हम लिखते हैं Q/V। अगर आप Q चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल दे दें तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी Q/V। तो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देने का तरीका होता है उसको पोटेंशियल दे दीजिए। इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल दे देंगे तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर अनचार्ज पार्टिकल हो जैसे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर जो है थर्मल एनर्जी उसमें होती है, उसमें 3/2 kT एनर्जी हम उसके अंदर मानते हैं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल मेरे को नहीं लगता कि न्यूट्रॉन के केस में आपसे पूछा जाएगा। बाकी अल्टीमेटली बाई चांस पूछ ले तो आपको न्यूट्रॉन के लिए एनर्जी 3/2 kT एनर्जी यहाँ पर पुट करनी है। और बाकी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, जैसे प्रोटॉन हो गया, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, जैसे ड्यूट्रॉन हो गया, इन सब की एनर्जी को हम h/√2m Q/V से डिनोट कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको हमें थोड़ा सा कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, मास 9.1 × 10⁻31, तो उसका जो फार्मूला आता है वो आता है 12.27/√V इन एंगस्ट्रॉम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर जो वेवलेंथ आती है इलेक्ट्रॉन की वो आती है 12.27/√V इन एंगस्ट्रॉम। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसमें। लिखिए एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, energy of proton and neutron is same. Find the ratio of their de Broglie wavelength. देखिए जो ड्यूट्रॉन होता है 1s2, उसका जो मास होता है, मास तो होता है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज होता है प्रोटॉन के मास के इक्वल, मतलब उसका जो चार्ज होता है ड्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। अब एनर्जी सेम है, मतलब ये फार्मूला हमें यूज़ करना है, लैम्डा इजिकल टू h/√2me, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। टू मास ऑफ ड्यूट्रॉन, एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन h। ये मास ऑफ प्रोटॉन है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है, h से h कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एनर्जी से एनर्जी कैंसिल हो गई। मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है, ट्वाइस ऑफ mp, √2mp, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, √mp। तो ये कैंसिल होकर √2 आ गया। रेशो जो आएगा वो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका रेशो √2 आएगा। √2 का मतलब होता है 1.414, तो ये रेशो 1.414 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
मान लीजिए आपको दे रखा है कि पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज सेम. Potential provided to alpha particle and proton is same. Find their de Broglie wavelength. Find the ratio of their de Broglie wavelength. देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है 2He4. इसे कहते हैं मास, इसे कहते हैं चार्ज. तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है वो ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है. मतलब अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा. प्रोटॉन पे चार्ज ये होता है. और मास जो होगा अल्फा पार्टिकल का वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा. अब इनकी वेवलेंथ का रेशो पूछा है. पहले अल्फा पार्टिकल है, फिर उसके बाद प्रोटॉन है, उसके बाद प्रोटॉन है. तो H/√2m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू V. और प्रोटॉन के लिए आ जाएगा √ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन V/H. अब इनकी वैल्यूज़ रख देंगे, बस वैल्यूज़ रख दें. V से V कैंसिल, H से H कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की जगह हमने रख दिया ये मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E. मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की जगह रख दिया 4mp और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की जगह 2e. तो mp और e कैंसिल हो गए तो ये आ गया 1/√8. 1/√8 का मतलब 1/2√2. तो इन जो वेवलेंथ की रेशो आएगा वो आएगा 1/2√2. ये वैल्यू आ जाएगी.